नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के टॉप 50 MCQ जो कि किसी भी टेट एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप जानते हैं कि साइकोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है जो टेट के एग्जामिनेशन में, जो कि किसी भी कैटेगरी का एग्ज़ाम हो, जैसे नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो, JBT हो, LT हो इत्यादि, किसी भी स्टेट का हो, हिमाचल का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो या फिर CTET हो, कुल मिलाकर मैं कहने का मतलब ये है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि जितने भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो कमीशंस हो, TGT कमीशंस हो या फिर टेट एग्ज़ाम हो, उसमें जो है साइकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और आपको साइकोलॉजी सेक्शन को अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अगर आपको जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो आपको हमारी जो चैनल है इसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, साइकोलॉजी करके, उसमें हमने 15 से 20 वीडियो में आपको पूरी साइकोलॉजी का टोटल लेक्चर जो वीडियो बनाए हैं चैप्टर वाइज, उनको आप देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जो मिनिमम 1000+ स्टूडेंट जो है उन वीडियोज़ को फ्री में, बिल्कुल टोटल फ्री में देख कर जो अपना टेट एग्ज़ाम को जो है स्पेशली क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, जबकि कुछ एक साथियों का जो है कमीशन भी उससे देखकर हुआ है। ठीक है, साइकोलॉजी में मतलब आप जाके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और जो हमारा चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, अगर आप टेट TGT इत्यादि के रिलेटेड जो है प्रेपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे वीडियो और धीरे धीरे जो लेवल आपको ऑटोमेटिकली इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गाइज, आप जानते हैं कि साइकोलॉजी में आपने डिसेबिलिटीज़ पढ़ी थी, और जो मेरे भाई है जिनको जो है हिंदी से थोड़ा दिक्कत है, जो इंग्लिश में जिनका है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, कुछ एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में हमें इंग्लिश में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में भी जहाँ तक संभव हो सकता है वहाँ तक मैं बाइलिंगुअल बताने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, तो डिसेबिलिटीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, दो चीज़ें आपने साइकोलॉजी में पढ़ी होगी, डिसेबिलिटीज़, ठीक है, जिनको हिंदी में विकार कहते हैं, और एक फोबियाज़ मतलब डर, जैसे पानी से डर उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, हाइट से डर उसको एक्रोफोबिया कहते हैं इत्यादि। ठीक है, तो उसी तरह से विकार भी होते हैं, जैसे लिखने में समस्या, ठीक है, पढ़ने में समस्या, दिखने में समस्या, शारीरिक कमजोरी, इस तरह की। तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखे हैं और यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा आपको जो है समझाने की कोशिश जहाँ तक संभव वो करेंगे, लेकिन ज़्यादा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, उनको आप वो विजिट कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन की बात करें, MC क्वेश्चन, तो वो भी हमने बहुत सारे अपने प्लेलिस्ट में किए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो हमने बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जो किसी भी, एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में या फिर CTET में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो डिसलेक्सिया है सभी जानते हैं, बिल्कुल ईजी ये है। डिसलेक्सिया होता है, एक डिस्ग्राफिया होता है। डिसलेक्सिया गाइज ये पठन विकार होता है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और एक होता है डिस्ग्राफिया, अगर आपको दिखे ग्राफिया तो आपको याद रखना है, ये डिस्ग्राफिया जो होता है वो कौन सा विकार होता है? लिखन विकार, यानी कि राइटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, या राइटिंग डिसेबिलिटीज। ग्राफिया, ग्राफ कैसे होता है? ऐसा ग्राफ लिखते हैं ना, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। मैंने ट्रिक्स के द्वारा जो है साइकोलॉजी को कैसे याद किया जा सकता है उसके उन चीज़ों को बता के रखा हुआ है। ठीक है, कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? मतलब ऐसा इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अर्जित नहीं है? ठीक है, यानी कि क्या जन्मजात जो है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर, की आदत की विवशता जो है ये अर्जित प्रेरक नहीं है, बल्कि ये जन्मजात है, हेरिडिटिकल है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और सारे क्वेश्चन गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BVIP इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए। इन क्वेश्चनों को आप हो सके तो रट भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन टॉप 50 क्वेश्चन में, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, हरियाणा का हो, हिमाचल का, यूपी का हो, 50 में से कम 20 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे इसी वीडियो से। इतने इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने आपको लेकर आए हैं। अभी प्रेरणा, जिसको इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं, पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से बनेगा कि जो मोटिवेशन है उस पर इन द फॉलोइंग विच ऑफ द फैक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन मोटिवेशन। ठीक है, जो
अभिप्रेरणा पे, मोटिवेशन पर, इनमें से कौन सा फैक्टर अपना इफेक्ट नहीं डालता है, प्रभाव नहीं डालता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वातावरण, जिसको आप इन्वायरमेंट कहते हैं। गाइज, मोटिवेशन में इन्वायरमेंट का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है एज कम्पेयर टू जो नीड्स है, फिजिकल संरचना है, जन्मजात जिसको हेरिडिटी कहते हैं, इनका अधिक प्रभाव पड़ता है एज कम्पेयर टू वातावरण। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, फिर से मैं बताऊंगा कि जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें अपने जैसे 1 से शुरू करना है, जो आपको प्लेलिस्ट में पहली वीडियो मिलेगी, फिर दूसरी, तीसरी, उसमें मैंने हर एक चीज़ बताई है। मोटिवेशन का भी हमने एक अलग चैप्टर करवा के रखा है, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा है ना अभी प्रेरणा वाला। तो हो सकता है बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को देख रहे हैं, या ऐसे भी साथी जिन्होंने अभी तक अभी प्रेरणा को ढंग से नहीं पढ़ा है, तो वो हो सकता है कन्फ्यूज़ कि वातावरण कैसे आया। और जो साथी हमारे साथ लगातार जुड़े उनको पता है कि क्यों आता है। तो ठीक है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट को आप रेगुलरली वॉच कीजिए, उसके बाद इन जो क्वेश्चंस वाली वीडियो है उनको आप विजिट करें, तभी आपको बेहतर रूप से चीज़ें समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्याही धब्बा परीक्षण जिसको इंक ब्लॉक टेस्ट कहते हैं के निर्माता कौन है? सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, हरमन रोरशा। सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, हरमन रोरशा। अगर मैं आपसे पूछूं जो इंक ब्लॉक टेस्ट है ये किसको मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप जानते हैं स्याही धब्बा परीक्षण जो है इसके जो निर्माता तो हरमन रोरशक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन ये पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद रखना है, पर्सनैलिटी जिसको हिंदी में व्यक्तित्व कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह से बनता है, जो स्याही धब्बा परीक्षण है ये किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन 3-4 इस तरह से दिए जाएंगे, जैसे बुद्धि होगा, व्यक्तित्व होगा, या कुछ और होगा। ठीक है, 3-4 ऑप्शन, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी इत्यादि, जैसे IQ हो सकता है। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जिसको कहते हैं बुद्धि लब्धि। तो जो है बेसिकली स्याही धब्बा परीक्षण ये किसको मापने के लिए किया जाता है? पर्सनैलिटी को। और एक होता है बिने साइमन स्केल। बिने साइमन स्केल जो है वो किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिने साइमन स्केल, बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं बताना चाहता हूँ यहीं पे। बिने साइमन स्केल ये जो है किसको मापने के लिए? बुद्धि मापने के लिए, यानी कि इंटेलिजेंस को मापने के लिए बिने साइमन, जबकि स्याही धब्बा परीक्षण जो हरमन रोरशक के द्वारा दिए गए थे पर्सनैलिटी मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ हो रही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा कि जो लर्निंग थ्योरीज है, ठीक है, अधिगम के सिद्धांत, जो लर्निंग थ्योरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी टेट का एग्जाम नहीं हो जिसमें लर्निंग थ्योरी से 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आते होंगे। हर एक टेट में, जो जहाँ तक मैंने देखा है, किसी भी स्टेट का हो या टेट में तो है 2 से 3 से ज़्यादा भी 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो लर्निंग थ्योरीज है जिसमें थॉर्नडाइक ने दी थी, पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थी, ठीक है, कोलर की थ्योरीज है, ठीक है, अलग अलग हल की थ्योरी है। तो 4-5 थ्योरीज है जिनको हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। आई थिंक दूसरा चैप्टर है, प्लेलिस्ट में आप जाकर बिल्कुल अच्छे से उसको रीड कर सकते हो, और एक ट्रिक्स वाइज मैंने बताया कैसे लर्न करना है। तो ठीक है, तो उसे मैं जो एक थॉर्नडाइक की थ्योरी भी थी जिसको हिट एंड ट्रायल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं कि थॉर्नडाइक, और उन्होंने थॉर्नडाइक ने उस थ्योरी में 3 नियम दिए थे, जिनमें से एक था अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, उन हिट एंड प्रयत्न और भूल की थ्योरी जो उन्होंने दी थी हिट एंड ट्रायल थॉर्नडाइक के द्वारा। क्या है ये चीज़, अगर आपको पता नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच करें, यही मैं कह सकता हूँ। फिर बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप जो जाके वीडियो देखें और व्यूज़ बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं देखना तो कोई बात नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है। वरना जैसे इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगर आप ये समझ चुके हैं कैसे आया है, क्यों आया है, तब तो कोई बात नहीं, तब आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथियों, अगर आपको ये पता नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है, प्रभाव का नियम ही यहाँ पे यूटिलाइज क्यों हो रहा है, तब आपको वो प्लेलिस्ट जरूर वॉच करनी होगी, क्योंकि हमने जो है वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया ना, और बस 15 ही वीडियोस है, 15 ही चैप्टर और पूरी साइकोलॉजी कवर की है। आपको 1 आवर के आसपास जो है 40-50 मिनट की इस तरह की वीडियोस मिल जाएगी, और वहाँ से आप देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम जो मुझे पर्सनली लगता है, जो जिनका हमारे कॉन्टैक्ट के पास आपको डाटा मिल जाएगा, 1000+ स्टूडेंट्स ने जो है टेट को एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है हमारी वीडियो से। मात्र 15 वीडियो है, और हैंड रिटन नोट्स। एक चीज़ जो खास बात है, जो आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, वो हैंड रिटन नोट्स से बनाई गई वीडियो है, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स से वो वीडियो बनाई गई है। ठीक है, बाकी चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की शुरुआत होती है। गाइस, विकास की शुरुआत कब होती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कंटिन्यूसली चलती है।
ठीक है। और जब ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इन्फेंसी जो है, जिसको आप शेषावस्था कहता है, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। और अगर हम जो है साधारण रूप से सोचें तो इसका ऑप्शन भी मतलब जो राइट आंसर है वो भी यही कहता है। लेकिन गाइस साइकोलॉजी जो कहती है वो है कि जब प्रसव पूर्वावस्था होती है ये इसका राइट आंसर होता है, यानी कि इन्फेंसी। अब इन्फेंसी क्या होता है? इन्फेंसी होता है गाइस 0 to 2 वर्ष, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 0 से 2 वर्ष नहीं, मतलब शैशवावस्था से पहले की अवस्था, ठीक है, शैशवावस्था से पहले की अवस्था, अर्थात जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, माँ के गर्भ में या माँ की कोख में होता है, ठीक है, बूम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा मतलब प्रेगनेंसी पीरियड पे जब होता है उस समय से ही बच्चे की विकास की शुरुआत शुरू हो जाती है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग शैशवावस्था को जो इसमें राइट आंसर देते हैं, शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसको ठीक करके आते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड तो नहीं हो सकता, आप जानते हैं कि जो चाइल्डहुड जो है बहुत लेटर ऑन पीरियड है, एडोलसेंस भी, किशोरावस्था भी लेटर ऑन पीरियड है। तो इन्फेंसी बहुत सारे 99% स्टूडेंट इसको ये टिक करके आ जाते हैं, और ये गलत होगा। साइकोलॉजी कहते हैं जो प्रसव पूर्वावस्था होती है, यानी कि जन्म से पूर्व, हिंदी में साधारण भाषा में करें तो प्रसव पूर्व का मतलब होता है जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व ही जो है बच्चे में जो है माफ़ी चाहूँगा गाइस, बच्चे में जो है विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि जन्म से पूर्व ही जब बच्चा माँ की कोख में होता है, प्रेगनेंसी पीरियड में ही, उस दौरान ही जो बच्चे की अलग अलग चीज़ों की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, विकास शुरू हो जाता है। तो साइकोलॉजी के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और ना जाने कितनी बार, मतलब हर एक जो एग्ज़ाम है टेट का, जब मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो, एलटी का हो, पंजाबी टीचर का हो, और मतलब जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए टेट कंडक्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन मैंने अमूमन देखा है, मतलब 90% चांस है कि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है और इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है ना, इसलिए अब आज के बाद कभी नहीं भूलना है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर ये चीज़ जो है आधारित है? मैं आपको क्वेश्चन हल्का सा गलत हो ताकि आपको पूरा समझ आए। अगेन वही क्वेश्चन है, देखोगा साथियों कि थॉर्नडाइक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, प्रतन और सिद्धांत। इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से अगेन आपको वो थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल इसका जो राइट आंसर है वो आपको बता देता हूँ। अगेन द राइट आंसर विल बी द अभ्यास के नियम पर, यानी कि द जो प्रैक्टिस वाला नियम दिया था उन्होंने, जैसे फर्स्ट दिया था उन्होंने थ्योरी ऑफ रेडीनेस, माफ़ कीजिए लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ जो प्रैक्टिस, ठीक है। तो अभ्यास के जो नियम है इस पर जो है ये चीज़ जो ये दी है स्टेटमेंट, ये इसके ऊपर आधारित है, ठीक है। ये तो आपको इजीली भी क्लियर होगा क्योंकि बार बार दोहराने का मतलब है अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन तो हो सकता है क्लियर हो, लेकिन ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले भी बताई, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक में शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है। अगर कोई बालक है उसके अंदर कितना रिटार्डनेस है या बैकवर्डनेस है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, उसकी पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है। इन 4 ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है? ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। किसी बालक में शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान अगर आपने करनी है तो उसके लिए कौन सा एक एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए इन 4 में से? अगर कोई बच्चा मान लीजिए एजुकेशन शिक्षा की दृष्टि से बहुत बैकवर्ड है, पिछड़ा है, तो इन 4 में से कौन सा तत्व उसके अंदर होगा जिससे हम पता लगाए कि नहीं ये बैकवर्ड है? आनुवंशिकता की जांच, ये तो नहीं हो सकता है। वातावरण का प्रभाव, बुद्धि परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। यस, बिल्कुल राइट आंसर इज IQ, जिसको इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं, विल बी द राइट आंसर, बुद्धि परीक्षण। और ये बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो गाइज ये बिने ने दिया था। और बिने ने जो ये इसका फॉर्मूला दिया था IQ का, जिसको MA/CA × 100 आपने पढ़ा होगा, एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ। जो IQ का फॉर्मूला है वो है MA मेंटल एज / CA क्रोनोलॉजिकल एज × 100। कई बार इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि IQ का सूत्र क्या, ऑप्शन में से 3-4 ऑप्शन देंगे, MA/CA ऊपर नीचे डाल देंगे तो राइट आंसर ये हो जाता है, ठीक है। तो IQ का सूत्र किसने दिया था? तो बिने ने। और IQ का जो टेबल है जिसको आप इस तरह से अलग अलग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का IQ जो है 90 से 100 के बीच में IQ, ठीक है, तो वो एवरेज स्टूडेंट होता है। किसी का 120 से ऊपर है उसको जीनियस कहते हैं, 70 से कम किसी का तो उसको जो है बैकवर्ड स्टूडेंट कहते हैं, किसी का 20 से कम उसको डल या डफर कहते हैं। इस तरह का एक टेबल बनाया था, वो टेबल किसने दिया था? टर्मन ने दिया था, याद रखना है, टर्मन ने दिया था। ये क्वेश्चन भी अलग अलग आएंगे। और बुद्धि का मैंने पहला ही चैप्टर करवा रखा है हमारी प्लेलिस्ट में, और दूसरी जो वीडियो है उसमें सीधे ही हमने जो इंटेलिजेंस के ऊपर
जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसमें 40 से 50 क्वेश्चन जो है इंटेलिजेंस के ऊपर हमने करवा रखे हैं। मतलब हर एक चीज़ आपको मात्र 15 वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको जाकर जल्दी से प्लेलिस्ट को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चन में हर एक चीज़ नहीं बता सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक ने एक बिजली को डंडे से मारकर भगा दिया। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बिजली है, ये बिजली नहीं, एक कैट है यहाँ, मतलब बिल्ली। एक बालक ने एक कैट को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो इनमें से क्या होता है। बहुत ही इनको जो है CDP के अंदर डाला जाता है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इनको कहते हैं, शिक्षा शास्त्र। इसमें आपकी जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल जो है कैसे करते हैं वो चीज़ें पूछी जाती है। तो जब एक बालक ने किसी बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया, तो अब जब भी बिल्ली उस बालक को जिसने उसको डंडे से मारकर भगाया था उसको क्या सोचती है, मतलब क्या देखती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। ये चीज़ उसको सिखाती है, ठीक है। ये भी जो लर्निंग थ्योरी से ही बेसिकली लिया गया है, अधिगम के सिद्धांत, दूसरा ही लेक्चर है, उसको जाकर देख लीजिए, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लार्क हल के सिद्धांत में पूर्वानुमान का लक्षण क्या है। जो रेनफोर्समेंट थ्योरी है, पूर्वानुमान का सिद्धांत किसके द्वारा दी गई थी। पहली बात तो है क्लार्क हल के द्वारा। फिर से अगेन दूसरा ही चैप्टर लर्निंग थ्योरीज। गाइज लर्निंग थ्योरीज में ना 4-5 थ्योरीज आती है, अगर आपको पता नहीं मैं फिर से बता देता हूँ। रेनफोर्समेंट थ्योरी क्लार्क हल की, हिट एंड ट्रायल थ्योरी थॉर्नडाइक की, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव, ठीक है। BF स्किनर ने भी एक ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है। तो इन चीज़ों को 4 से 5 थ्योरी एक ही वीडियो में कवर की रखी है। दूसरा या तीसरा चैप्टर है, उसको दूसरा चैप्टर है, वीडियो तीसरी है, चैप्टर दूसरा है, प्लेलिस्ट में जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। हर एक चीज़ बताइए उस जो थ्योरीज है ना, जब आप उन थ्योरीज को पढ़ेंगे उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे या उसके बाद हमने उसी चैप्टर की भी क्वेश्चन डालें तो आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे ही समझ जाएंगे, ठीक है। क्लार्क हल का पहली चीज़ तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है कि क्लार्क हल के सिद्धांत में पूर्वानुमान का लक्ष्य क्या है। लेकिन पहली चीज़ की क्लार्क हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, पूर्वानुमान का सिद्धांत, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रणोद का हार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। एक सेकेंड, मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है, ठीक है। जो मंदबुद्धि यानी कि डल स्टूडेंट होता है, मैंने आपको अभी पहले जैसे बताया कि IQ का एक प्रॉपर टेबल है, जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 इस तरह का अलग अलग ना, अलग अलग कैटेगरी। तो उसमें जो मंदबुद्धि है तो उनकी IQ कितनी है अकॉर्डिंग टू टर्मन, क्योंकि टर्मन ने जो एज यूजुअल मैंने जैसे आपको बार बार बताता हूँ कि टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का टेबल दिया था। अगर बुद्धि लब्धि के सूत्र पूछे तो वो किसने दिया था, बीने ने दिया था। तो उसका जो माफ़ी चाहूँगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जिस स्टूडेंट या जिस भी बालक की IQ 70 से लेस देन 70 या 70 से कम है उसको जो हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं, ठीक है। 80 से अधिक, जो 80 से 90 के बीच में उसको एवरेज कहते हैं, ठीक है, ठीक है। 120, 130 के गिफ्टेड कहते हैं। जो 130 के ऊपर वाला होता है जो उनको हम जीनियस कहते हैं। जो जीनियस वाली बुद्धि जो है अमूमन साइंटिस्ट या इस तरह के जो महान महापुरुष होते हैं, ठीक है, उनके अंदर पाई जाती है। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं, मूर्ख बालक, जड़ बुद्धि, पिछड़ा बुद्धि, मंद बुद्धि बालक। तो उनको क्या जड़ बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि बालक, जिसकी IQ सबसे लोएस्ट होती है, सबसे लोएस्ट IQ वाले को क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि, ठीक है, जड़ बुद्धि, ध्यान रखना है इन टर्म्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी प्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी जैसे हमने पहले ही बताया था, इसका जो राइट आंसर है वातावरण, ठीक है। मोटिवेशन पर इन्वायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित, ये क्वेश्चन जो पहले हमने ऊपर वाला ये रिपीट हुआ है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श कैसे सीख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुकरण द्वारा, मतलब फॉलो करके किसी भी चीज़ को आप अनुकरण या अनुसरण के द्वारा और भी बेहतर रूप से सीख सकते हैं। इसलिए जो आपने देखा हो कि जो बायोग्राफी है, ठीक है, जो महापुरुष है, कोई भी महापुरुष हुए हैं उनकी बायोग्राफीज़ को छात्रों के बीच में प्रचार प्रसार करके किया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं वो उनका अनुकरण कर सके, अनुसरण कर सके, जिसके द्वारा वो अच्छे आदर्श स्थापित कर सके। जैसे उदाहरण के लिए महात्मा गांधी जी की कोई आदर्श बायोग्राफी दीजिए, डॉक्टर कलाम साहब की, या और भी जो लीजेंड्स हुए हैं जिनको आप साधारण भाषा में लीजेंड्स कह सकते हैं, आदर्श पुरुष, महापुरुष, ठीक है, युग पुरुष भी जिनको कह सकते हैं, उनकी बायोग्राफीज़ के द्वारा भी हम बालकों के अंदर अच्छे आदर्श को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेसिकली ये 15th क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। क्वेश्चन सीक्वेंस में आप कन्फ्यूज ना होइएगा। आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ा करके बोलता है, बालक के इस अपशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। अगेन CDP के क्वेश्चन जिसमें आपकी कॉमन सेंस चेक होगी। अगर आपकी कक्षा में एक बालक जो है बड़े से, मतलब जिसको शिष्टाचार नहीं है,
तू तड़ाक से बात करता है, तो बालक के इस गलत व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, बिल्कुल गलत। साथियों, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे ना, जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस तरह क्वेश्चन जिसमें अभी कॉमन सेंस चेक करेंगे, 30 क्वेश्चन आते हैं किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम में, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे जिसमें आपकी कॉमन सेंस चेक होगी, बिल्कुल ईजी होते हैं। उसमें से कभी भी टॉर्चर, जैसे यहाँ पे प्रताड़ित किया गया है कि उसको मेंटल टॉर्चर करेंगे, शारीरिक दंड देंगे, ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। उनको अपने देखते ही रिजेक्ट करना है, 100% वो ऑप्शन जो है गलत होगा, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में। इस नोट को नोट बांध दीजिए आज ही, क्योंकि साइकोलॉजी कभी भी नहीं कहता है किसी बच्चे को आप शारीरिक दंड दीजिए, मानसिक दंड दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह क्वेश्चन हो, इस तरह के ऑप्शन अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो कभी भी वो सही नहीं होगा। 100% किसी भी तरह क्वेश्चन होगा वो टोटली गलत होगा। और यही कारण है, आपने देखा होगा जो हमारे वातावरण में, या आपने कभी प्राइवेट स्कूल इत्यादि में पढ़ाया होगा, तो जो फिजिकल एनहांसमेंट है, जो फिजिकल जो पनिशमेंट दी जाती थी पहले के ज़माने में, उसको टोटली बंद किया गया है सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो हमारी साइकोलॉजी है, उसके जो प्रिंसिपल्स है, फैक्ट्स है, वो ये कहते हैं कि जो बच्चा है उसको जो है शारीरिक या मानसिक रूप से अगर आप टॉर्चर करेंगे तो वो अधिगम्य और उसका विकास नहीं हो सकता, बल्कि वो संकुचित हो जाएगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी की नीक प्रिंसिपल्स को यूज़ करके जो सरकार ने अब ये नियम बनाए हैं कि जो आप बच्चे को वो प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को गए, ये भी गलत। मैंने एज यूजल मैं बार बार जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है हमेशा कहता हूँ कि ऐसे ऑप्शंस देख कर भी कभी भी राइट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी उनसे अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। ये हो सकता है। और आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। बेसिकली सी और डी दोनों राइट आंसर लग रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो मोस्ट अप्रिशिएट आंसर होता है, मोस्ट अप्रिशिएट आंसर, उसके ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सी और डी दोनों ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रिशिएट है, जो बिल्कुल दूसरे से भी ज़्यादा बेहतर लग रहा है, वो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। डी कहता है कि आप उसे आप कहकर संबोधित करेंगे। सी में डी की ऑलरेडी बात है कि आप भी कहेंगे और उसके समझाएंगे भी कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है, तथा साथ ही आप भी उनसे बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक की बात नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप भी अपने से बड़ों को तू तड़ाक कह रहे हैं और आपका जो बच्चा है वो आपको साइड में देख रहा है कि आप जो है तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, तो आपका समझाने का कोई भी अर्थ नहीं है। तो इसलिए आपको भी वो चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि बच्चा अनुसरण करके, जैसे पिछला क्वेश्चन आता है ना, अनुसरण के द्वारा भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी बालक में पिछड़ेपन का कारक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो राजनीतिक। तो गाइज जब भी आपको इस तरह का अलग सा कोई भी फैक्टर देके जब एक कारक वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे राजनीतिक होगा कभी या कुछ और चीज़ होगी, वो कभी भी राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम साइकोलॉजी में शारीरिक फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्वियस पढ़ते हैं, ठीक है। स्वभाव संबंधी, रिलेशन के संबंधी ये भी पढ़ते हैं, वंशानुक्रम, हेरिडिटी, ये सब भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो राजनीति नहीं होगा। पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है वैसे भी बालक में, ठीक है। आप जानते हैं कि वोट डालने का अधिकार ये 10+ होगा, तो राजनीति का कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? तो गाइस डेटिंग जो है वो एडोलेसेंस पीरियड की, जिसको आप किशोरावस्था कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 12 से 18 है, उसकी एक प्रमुख विशेषता है, एक इम्पॉर्टेंट चीफ करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट का अर्थ है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। जो गेस्टाल्टवादी जो साइकोलॉजिस्ट है वो 4 है, जिनमें से कोहलर, कोफा, बर्दिमर इत्यादि का नाम है। कोहलर, कोफा, बर्दिमर, ये 2-3 मैंने जो नाम लिया उसके बारे में, हालांकि इसका एक पूरा चैप्टर भी है, ठीक है। इसका अर्थ होता है एज अ होल, एज अ होल। ये एक शब्द है जिसका मतलब होता है संपूर्ण, किसी चीज़ को संपूर्ण समझना, ठीक है। तो राइट आंसर इज पूर्णाकार। यहाँ पे पूर्णाकार हो सकता है, अलग अलग ऑप्शन में दिया जा सकता है, या किसी चीज़ को कंप्लीट रूप में समझना, या पूर्ण रूप में समझना, या किसी चीज़ को संपूर्ण समझना, ठीक है। जब इस तरह के आपको ऑप्शन में से कुछ दिखे कि कंप्लीट, किसी स्टडी को कंप्लीट पढ़ना, उसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं, यानी कि गेस्टाल्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप स्टूडेंट को त्रिभुज के बारे में समझा रहे हैं कि त्रिभुज के अर्थ, उदाहरण के लिए कि त्रिभुज के कोण को कैसे मापते हैं। तो ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहता है कि आप त्रिभुज के कोणों को मापने से पहले त्रिभुज के बारे में पूरा चीज़ बता दें कि त्रिभुज होती क्या है, ठीक है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में तीनों कोण का योग क्या होता है, मतलब पूरी चीज़ को समझाएं। और उसके बाद ही अगर आप इस तरह की चीज़ों को समझाएंगे तो बच्चा जो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बेहतर रूप से समझेगा। इसी सिद्धांत को जो है साइकोलॉजी में गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। एज ए होल, यानी कि किसी चीज़ को पूर्ण रूप में समझना। आई होप आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विकास की सबसे जटिल अवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
किशोरावस्था क्यों होगा? क्योंकि सबसे जटिल, सबसे कठोर, संघर्ष और तूफानों की अवस्था या कुछ और इस तरह का लिखा होगा तो किशोरावस्था होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा चेंजेस जो है 12 से 18 वर्ष के दौरान जो है बालक के अंदर, आपको बालक या बालिका, बॉय एंड गर्ल कोई भी हो, उसके अंदर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो किशोरावस्था ही होती है सबसे ज़्यादा मोस्ट चेंजिंग, जो सबसे ज़्यादा चेंज होते हैं इस एज में, इस टाइम पीरियड में, चाहे वो शारीरिक हो, ठीक है, शारीरिक उनकी जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, चाहे वो बॉय हो गर्ल हो, और इसके साथ ही साथ मेंटल, जो उनका मानसिक जो है, मेंटल जो है मानसिक विकास जो है, ठीक है, उस पर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसलिए इसको सबसे जटिल या सबसे कठोर अवस्था भी कहते हैं। सबसे जटिल, सबसे कठोर, कई बार जाता है कि वो कौन सी अवस्था जो सबसे संघर्ष और तूफानों से भरी होती है, या फिर जो ऐसी कौन सी अवस्था जो अपोजिट जेंडर के लिए, सेक्स के लिए अट्रैक्ट होती है, ठीक है, जो मतलब अपोजिट सेक्स है, जैसे लड़का लड़की के लिए, लड़का लड़की के लिए किस अवस्था में अट्रैक्ट होता है, वो भी किशोरावस्था में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे हार्मोन जो उस टाइम जनरेट होते हैं, इसलिए इस अवस्था को सबसे अनप्रिडिक्टेबल एज भी कहते हैं। इसलिए कभी भी इस तरह क्वेश्चन और ऑप्शन में किशोरावस्था दिखे तो बिना बेझिझक आपको सीधे ये ऑप्शन जो है वो टिक कर लेना है, ठीक है। कुछ एक लोग जो है इन क्वेश्चन में प्रौढ़ावस्था को ध्यान रखने का, एक प्रौढ़ावस्था कभी भी ठीक नहीं होगा। सिर्फ कंडीशन ये है क्योंकि प्रौढ़ावस्था को आप इसलिए भी इग्नोर कर सकते हैं, प्रौढ़ावस्था का मतलब होता है अडल्टहुड, यानी कि 18+। और जब हम ऑब्वियस यार बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें 18 की मतलब लेस देन 18 ईयर्स की बात करेंगे ना, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको लेमन भाषा में बता रहा है कि आप किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हो, और बेसिकली इस तरह क्वेश्चन में आप हमेशा किशोरावस्था के साथ जाएंगे। आज का 20वां क्वेश्चन है, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, कि जो बच्चा है उसको किस तरह की शिक्षण दिया जाना चाहिए मॉरल एजुकेशन के द्वारा में, ठीक है, ताकि वो समाज की जो मॉरलिटीज़ होती है, समाज की जो नैतिक जिम्मेवारी होती है, नैतिक चीज़ें होती है, उसके बारे में बालों को आप कैसे जो है सिखाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग टीचर का एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पे इन ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि शिक्षक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, की जो शिक्षक है उसको नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पे राइट आंसर है क्योंकि बाकी अगर आप इन तीन को देखें तो इनमें से ये वाला ऑप्शन आपको ज़्यादा बेहतर सही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 21वां, आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण किस तरह का रहेगा। अगर आपकी कक्षा में कोई छात्र पिछड़ा हुआ है इन द सेंस कि पढ़ने में या शिक्षा में जो थोड़ा सा कमज़ोर है, जिसको आप साइकोलॉजी की भाषा में ऐसा कह सकते हैं, जिसका IQ बहुत कम होगा, उनको आप पिछड़ा वाला कहते हैं। तो उन जो छात्र है, जो पिछड़ा हुआ छात्र है, मान लीजिए आपकी क्लास में कोई 20 छात्र है, उनमें से 2 छात्र ऐसे जो बैकवर्ड चाइल्ड है, अर्थात जो मतलब डल या डफर कैटेगरी में जिनको आप डाल सकते हैं, मंदबुद्धि, तो उनके साथ आप किस तरह का व्यवहार करेंगे, आपका उनके प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होगा। उनके ये जो अगेन जो पेडागोजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस चेक करेंगे, उनके पिछड़ेपन के कारण को ढूंढेंगे, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है। हमने सभी का ठेका नहीं लिया, यह सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे। देखो फिर से ऐसे क्वेश्चन कभी भी ऐसे ऑप्शन राइट नहीं होंगे, ठीक है यार, कॉमन सेंस ही कहती है ना, नहीं होगा कभी भी, ठीक। ठेका नहीं लिया तो फिर आप टीच क्यों कर रहे हैं। अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे, ये भी राइट हो सकता है। उन्हें अन्य छात्रों से अलग समझेंगे, बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ठीक है। इस तरह के जो नेगेटिव होते हैं ना, नेगेटिव ऑप्शंस, वो आपने पहले ही रिजेक्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी या माफ़ कीजिएगा ए या सी में सही हो सकता है कि उनके पिछड़ेपन के कारण को ढूंढेंगे, ये भी ठीक लग रहा है। अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन जो मोस्ट अप्रिशिएट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर सी भी है ठीक। ये इसको क्यों हमने ठीक क्यों किया, क्योंकि अन्य छात्रों के समान तो उनको आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। आप मान लीजिए आपने उनको जो अन्य छात्रों के समान समझा है, लेकिन उनके पीछे के रीजंस क्या है, कारण क्या है कि वो पिछड़े हैं, उनको नहीं ढूंढेंगे तो आपका जो है टीचिंग या जो आपका अध्यापन शैली है, जिसके लिए आपको जो है सरकार के द्वारा, किसी एजेंसी, किसी के द्वारा भी अगर जहाँ पे भी आप टीच कर रहे हैं, तो उसके जो पीछे का जो उद्देश्य है वो खत्म ही हो जाएगा टोटल ना। भले ही आप उनको इक्वल समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो रीजंस क्या है, कारण क्या है कि जो आपके बच्चे हैं वो पीछे जा रहे हैं, उन जब रीजंस को आप पकड़ेंगे, रीजंस को समझेंगे और उनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे, तभी जो है जो बैकवर्ड चाइल्ड है वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। जैसे कोई पिछड़ा बालक है वो सामान्य बालक की सूची में आगे आएगा मेन फ्रेम में, ठीक है। तो आपको जो रीजंस को समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 22, गिलफोर्ड ने अभी सारी चिंतन का पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। तो इसका जो राइट आंसर है क्रिएटिविटी, सृजनात्मक। तो ठीक है, इसमें जो थिंकिंग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आप इसको अपसारी चिंतन के ऊपर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, और जो क्रिएटिविटी के ऊपर ये है। नेक्स्ट है, कक्ष में सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए। अगर जो आपकी कक्षा है, अगर आप चाहते हैं कि जो उसमें जो
टीचिंग है, टीचिंग जो आपका प्रोफेशन है वो जो है सक्सेसफुल हो, तो एक शिक्षक होने के नाते आप अपना वातावरण माफ़ कीजिएगा क्लास का वो कैसा रखेगा, शांत रखेंगे, भयमुक्त रखेंगे, उल्लासपूर्ण रखेंगे या नीरस रखेंगे। नीरस कभी भी नहीं हो सकता, नीरस मतलब कोई उसमें खास चीज़ ही नहीं होगी, ठीक है, तो डी तो ऐसे भी नहीं होगा। शांत होगा ये भी ठीक हो सकता है वैसे, उल्लासपूर्ण होगा ये भी ठीक है, लेकिन भयमुक्त ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस दैट आर गिवन हेयर। वाई? बिकॉज आप जानते हैं कि जो अब मॉडर्न एजुकेशन है जो वर्तमान समय में दी जा रही है उसमें जो भय शब्द है, ठीक है, आप पहले अगर आपने जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊँगा, जैसे आपके मम्मी पापा या आपके जो पूर्वज है, एंसेस्टर्स है, ठीक है, जो बुजुर्ग है कोई भी, वो आपको अपने ज़माने की जब आप बात बताते हैं कि हमारे उनके समय में किस तरह का शिक्षण था, तो उस समय जो ये दंड था ना, शारीरिक दंड हो या मानसिक दंड हो, भय जिसको आप कहते हैं सिंपल साधारण भाषा में, अफ्रेड, डर, ठीक है, जो ये डर था ना ये बड़ा भारी था। शिक्षक जो मार मार के कूटते थे, ठीक है, हर तरह से कूटते था, वो शारीरिक कूटे या फिर मानसिक कूटे, लेकिन जो वर्तमान शिक्षा है साइकोलॉजी ने इतना असर डाला है कि शिक्षक जो है बालों को किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं कर सके, टोटली बैन हो चुका है। अगर कोई शिक्षक इस तरह की हरकत करता है तो सरकार उसको तुरंत जो है सस्पेंड कर सकती है अलग अलग माध्यम से, ठीक है। तो इस क्यों कर सकती है? क्योंकि जो वर्तमान जो प्रिंसिपल्स है साइकोलॉजी के वो ये कहते हैं कि जो भयमुक्त है, जो टोटल ही ये हरासमेंट है या जो अफ्रेडनेस है, ये इसको बंद करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो शिक्षक है उसका वातावरण हमेशा भयमुक्त होना चाहिए, मतलब फ्रीडम, टोटल फ्रीडम, मतलब जो होनी चाहिए वो बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ाद होना चाहिए बच्चा, ताकि वो अपने मन के अकॉर्डिंग ही अलग अलग आइडियाज़ को या अलग अलग चीज़ों को अडॉप्ट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए, ठीक है। अगेन वही लर्निंग थ्योरीज के ऊपर पूछा गया है। जो आपको ये चारों साइकोलॉजिस्ट दिख रहे हैं या चारों थ्योरीज या सिद्धांत दिख रहे हैं, ये चारों भी उसी जो मैं आपको बता रहा था कि लर्निंग थ्योरीज है उससे दिए गए हैं, ठीक है, लर्निंग थ्योरीज से। तो आपको यहाँ पे इनका सही मैच करना है। थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक का किससे होगा, पावलोव का संबंध किससे होगा, हल का संबंध किससे होगा और कोहलर का संबंध किससे होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जैसे थॉर्नडाइक का मैंने आपको बताया ना हिट एंड ट्रायल है, लेकिन यहाँ पे तो नाम दिया नहीं ऑप्शन में, यहाँ पे उनका रिलेशन दिया गया कि बेसिकली जो हिट एंड ट्रायल था उसका संबंध किससे था, ठीक है, वो चीज़ पूछी गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी क्यों है सही? क्योंकि जो पहला है थॉर्नडाइक उसका संबंध था संबंधवाद से, इसलिए पहले का सी के साथ संबंध हो जाएगा। दूसरा है दूसरे का डी के साथ, यानी कि पावलोव ने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, मतलब सिद्धांत पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन उनका जो मैसेज था वो ये था। डिटेल लेक्चर चाहिए तो वीडियो देख लीजिए, वरना आपको समझ नहीं आएगा। क्लार्क हल अभी हमने पहले जैसे ही बताया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लार्क हल का प्रबलन का सिद्धांत, जिसको आप रेनफोर्समेंट थ्योरी कहते हैं। कोहलर का दिया था अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो ये है इनसाइड थ्योरी भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। बढ़ते डिटेल लेक्चर चाहिए, क्योंकि मैं बार बार क्यों कह रहा कि डिटेल लेक्चर चाहिए, क्योंकि जो लर्निंग थ्योरीज है अगेन अधिगम का सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, मात्र 40 से 50 मिनट की वीडियो, और पूरे की पूरी आपको हर एक चीज़ उसमें समझ आएगी। विद ट्रिक्स के माध्यम से मैंने हर एक चीज़ को जहाँ तक पॉसिबल हो सके समझाने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किसके ऊपर किया था? ये क्वेश्चन अमूमन बिल्कुल इजी होते हैं डायरेक्ट याद करने के लिए, लेकिन बार बार ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिल्ली पर, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, अलग अलग साइंटिस्ट ने, किसी ने कुत्ते पर किया, किसी ने चिंपैंजी पे भी किया था, चिंपैंजी का नाम है, ये भी पूछा जाता है। तो आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो वीडियो देख लें, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। विकास की दिशा होती है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, जो विकास का एक चैप्टर है उसको आपको ढंग से याद करके ले जाना है, हमने करवा रखा है प्ले लिस्ट में। ये हमेशा सर से पैर की ओर होता है, याद रखना है, ठीक है। इसमें 7 से 8 प्रिंसिपल है बेसिकली, यहाँ पे जो मतलब कि किस डायरेक्शन में वो बात की है, इसलिए इसका राइट आंसर सर से पैर की ओर होता है। इसमें 7 से 8 प्रिंसिपल है विकास में, ठीक है। जैसे सर से पैर की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर होता है, ठीक है, निरंतर बढ़ने वाला विकास होता है, कभी रुकता नहीं है, ठीक है। ये सारी अलग अलग चीज़ें। सर से पैर की इसको कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल, आई थिंक मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। एक होता है प्रोक्सीमोडिस्टल, एक सेकेंड, प्रोक्सीमोडिस्टल, एक होता है सिफेलोकोडल, ठीक है। ये चीज़ क्या है? एक होता है जब अंदर से बाहर को
विकास अंदर से बाहर की ओर जाता है उसको सेफालोकॉर्डल कहते हैं। प्रोक्सिमोडिस्टल जब जो है विकास ऊपर से नीचे की ओर यानी कि सर से पैर की ओर तो उसको प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। बाकी डिटेल लेक्चर के लिए आप जो है विकास वाला चैप्टर हमारा देख सकते हैं। अगेन वही चीज़ है, जो विकास वाला चैप्टर है गाइस, यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा ज़रूर, ठीक है, 2 से 3 भी आ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना और है बिल्कुल ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ भी हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है? तो अगेन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। गाइस किशोरावस्था ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग एज है ये, ठीक है, 12 से 18, क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, चेंजेस आते तो है। अब चेंजेस आएंगे उसकी वजह से उसकी हैबिट्स, उसकी हर एक आचरण में भी चेंज आएगा। इसलिए मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ भी हूँ, इस तरह की कोई भी फीलिंग्स हो, भावनाएं हो, तो ये भी भावनाएं, इमोशंस, इस तरह कुछ आपको ऑप्शन में दिखे ना और नीचे किशोरावस्था दिखे तो बेझिझक आपको वही आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, मतलब जो प्राइमरी लेवल पर एक अच्छे शिक्षक में इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। इस क्वेश्चन को देखेंगे ना गाइस तो मतलब बिना आप कॉमन सेंस के साथ साथ आपको साइकोलॉजी का भी ध्यान होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शंस ना ये होने चाहिए प्राइमरी लेवल के टीचर्स पे। लेकिन सबसे जो जरूरी चीज़ इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो कौन सा लग रहा है? तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको जरूरी लग रहा है, धैर्य और दृढ़ता। ये क्यों? इसके अलावा ये बाकी आप कहेंगे कि सर ACD भी तो हो सकता है साथियों, इसलिए क्योंकि जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, धैर्य। और आप जानते हैं जो छोटे बच्चे हैं वो जो है कैसे सीखेंगे, स्टेडी स्टेप में, यानी कि धीरे धीरे सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? धीरे धीरे, है ना। अब छोटे बच्चे हैं, छोटा दिमाग है, तो उनका जो विकास होगा धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि छात्र जो शिक्षक है उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है 1-2 दिन का धैर्य, 2 दिन में आप उनको बड़ा साइंटिस्ट बना सकते हैं। बड़े बच्चे तो है नहीं, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज लेवल का बच्चा होगा या फिर हायर क्लासेस का कोई बच्चा होगा, उसको आप जस्ट छोटा मोटा एग्जाम्पल देके कोई भी कॉन्सेप्ट को ईजिली समझाने की कोशिश कर सकते। जबकि छोटे बच्चे के साथ ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई चीज़ समझानी है, ठीक है, कोई कल्पना करवानी है, कुछ और चीज़ भी करवानी है, तो आपको उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देना होगा, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए आपको जहाँ तक संभव हो सकता है प्रैक्टिकली भाषा में समझाना होगा, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप उसको सोलर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, सौर परिवार के, कि एक सन होता है, एक अर्थ होती है, तो आपको बाकायदे एक प्रॉपर प्रैक्टिकल भाषा में बताना पड़ेगा कि सन ऐसा होता है, वो इस तरह से घूमता है, अर्थ है, अर्थ का जो सैटेलाइट है, मून है, वो इस तरह से जाता है, डे एंड नाइट क्यों होता है, प्रॉपर हर एक पूरा एक प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। तो इसमें जो बहुत सारी दृढ़ता होनी चाहिए, आपका अपने एम के ऊपर आपको पकड़ होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, मेन चीज़ तो है, ठीक है। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि समझ रहे ना मेरे कहने का मतलब। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 6 वर्ष, मतलब प्री प्राइमरी। पूर्व प्राथमिक का मतलब होता है प्री प्राइमरी। अब आप जानते हैं कि हिमाचल जैसे राज्यों में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे वो हिमाचल हो या अलग अलग कई स्टेट है, कुछ एक स्टेट्स में जो ऑलरेडी भी प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की गई थी, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो अभी रिसेंटली जो है बीजेपी सरकार ने अप्लाई की, उसमें जो हर एक सरकारी स्कूल में जो है प्री प्राइमरी की क्लासेस शुरू कर दी गई है या फिर कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उसका जो टाइम पीरियड आयु है वो 2 से 6 वर्ष का है। आज का अंतिम क्वेश्चन है गाइस, बेसिकली जब मैं वीडियो शुरू कर रहा था और जो हमारे पास ये चीज़ें थी तो मैं देख रहा था कि कम से कम 50 या 60 क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब मेरी जैसे आदत है हर एक क्वेश्चन को मेरा मन ही नहीं करता है, सोचता हूँ कि हर एक चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, तो उसमें टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए जो वीडियो बहुत लंबी बन रही है, इसलिए हम आज के लिए बस 30 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाला है, जिसमें ये आज का 30 क्वेश्चन है कि कक्षा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षा विधियों में प्रशिक्षा की भूमिका रहती है। तो गाइज पहली चीज़, एक जो इस क्वेश्चन में मुझे एक नया क्वेश्चन दिख रहा है जो अमूमन पूछा जाता है, कभी भी आपसे पूछे कि आधुनिक शिक्षा किस विधि के ऊपर है, तो वो गाइज चाइल्ड सेंटर्ड होगी, छात्र केंद्रित। ऑप्शन होगा छात्र केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। इस तरह से कभी भी आपको चाइल्ड सेंटर्ड ऑप्शन में दिखे तो 90% चांस है कि ऑप्शन वही वाला राइट होगा। जो वर्तमान शिक्षा है वो छात्र केंद्रित है। जो पुराने समय में शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी। जो भी पॉलिसीज बनाई जाती थी वो टीचर को रिगार्डिंग ध्यान सेंटर में रखकर बनाई जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में जो भी शिक्षा की जो अलग अलग पद्धतियाँ हैं, विधियाँ हैं, वो छात्र को केंद्र में रखकर बनाई जाती है।
ठीक है। तो कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधि में प्राय शिक्षक की भूमिका क्या रहती है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये सभी में कौन कौन सी समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, ठीक है, ये भी ठीक है। छात्रों के लिए संभवत सामग्री या संसाधनों को जुटाना, ये भी ठीक है। छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। ये वीडियो जो PDF बहुत सारी लंबी है, कम से कम 500 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, 30 क्वेश्चन आज डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो करना ही है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को जाकर अभी से अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो है उस टॉपिक के ऊपर लेके आए, ठीक है। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, प्रिपरेशन को अच्छे से करिए, तभी आपका टेट का एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है गाइज। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।